चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मालूम ही है आप लोगों को कि हमने पिछले क्लास में इतिहास के 7वां चैप्टर शुरू किए थे और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने लिखा दिए थे। आज इम्पोर्टेंट पॉइंट में से पहला जो पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य का परिचय वो होगा। वैसे विजयनगर साम्राज्य के परिचय पर हमने कल भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किए थे और आज उसको फिर से कुछ बताएंगे भी और लिखाएंगे भी। पहले लिखिए विजयनगर साम्राज्य का परिचय। मैं बता दूं आप लोग को, कर्नाटक के कांपिल नामक एक स्थान था, एक क्षेत्र था, और जिस क्षेत्र पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, लेकिन हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने इन क्षेत्रों को जीतकर एक नया साम्राज्य स्थापित किया। उसी साम्राज्य का नाम रखा विजयनगर और इस साम्राज्य के विकास होने पर एक नई ताकत की भारत में जन्म हुई थी। तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के परिचय जानेंगे। वैसे कुछ दिनों के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया है, लेकिन जितना दिन ही रहा उसका एक खास महत्व है। अब इसको मेरे भाई आप लोग नोट कर लीजिए। हरिहर और बुक्का के द्वारा एक साम्राज्य स्थापित किया गया था जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का दोनों भाई कांपिल नामक कर्नाटक के क्षेत्र को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से युद्ध में विजय प्राप्त कर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। पूर्ण विराम। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। इस तरह से हमने विजयनगर साम्राज्य का जो छोटा परिचय था उसको हमने बताने और लिखाने का प्रयास किया। आपका अगला पॉइंट है विजयनगर की खोज। अगला पॉइंट में जाना है हम लोग विजयनगर का कैसे खोज हुआ, कैसे पता चला कि हाँ विजयनगर था। विजयनगर की खोज, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि विजयनगर का पता कैसे चला। मैंने अभी भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का कुछ दिन अस्तित्व रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसका पतन हो गया। तो फिर इसका पता कैसे चला, कौन किया पता। मैं बता दूं आप लोग को, 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी एक बहुत बड़े सर्वेक्षण के गुण उसके अंतर्गत था। सर्वे करने का उसको काफी अनुभव था। उन्होंने ही 1800 ईस्वी में हम्पी एक जगह है, उसके कुछ भवनों के अवशेष को उन्होंने चिन्हित किया, उसका चित्र बनाया, उसका नक्शा तैयार किया और फिर उस पर इतिहासकारों ने, सर्वेक्षणकर्ताओं ने
गहन अध्ययन शुरू किया और अध्ययन के बाद इतिहासकारों को यह तथ्य का ज्ञान हुआ कि यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य पहले स्थापित था और जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य था। वहां पर मिले अभिलेख या अन्य साक्ष्य का जब इकट्ठा किया गया तब स्पष्ट हो गया कि ये हम्पी शायद उसकी राजधानी थी। इस तरह से विजयनगर का खोज हो गया, लोग वहां काफी संख्या में जाने लगे देखने के लिए। तो भारत सरकार ने 1976 ईस्वी में आकर इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किया। और इतना ही नहीं, जब दुनिया के कोने कोने से भी लोग यहाँ आने लगा तब जाके 1986 ईस्वी में, 1976 बोले थे ना ऊपर, राइट, 1986 ईस्वी में इसे विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। मैंने पूरे दुनिया के जो विश्व स्तर के जो कोई पुरातत्व स्थल है उसके लिस्ट में इसका भी नाम डाल दिया गया। और आज बड़ी भारत के लोग गौरवान्वित हैं। कर्नाटक के उस धरती को सलाम किया जाए जिसको देखने के लिए भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं और आने के लिए ललायित रहते हैं। आज भारत का उस धरोहर को देखने के साथ साथ भारत को उससे काफी विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से आपने विजयनगर की खोज के संक्षिप्त जो इतिहास था उसको आपने जान लिया। विजयनगर की खोज करने का श्रेय कॉलिन मैकेंजी को दिया जाता है। इन्होंने 1800 ईस्वी में हम्पी के भवनों के अवशेष की खोज की तथा पहली बार इसका मानचित्र बनाया। 1976 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया और 1986 ईस्वी में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। हम्पी विजयनगर की शायद राजधानी थी। इसी स्थल से विजयनगर की पहचान हुई है। इस तरह से हमने विजयनगर की खोज और विजयनगर के परिचय 2 पॉइंट पढ़ा दिया आप लोग को। अब दोनों पॉइंट में अगर थोड़ा सा दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मानचित्र का मतलब क्या होता है सर? मानचित्र का मतलब होता है किसी भी जगह की फोटो, किसी भी जगह का नक्शा, किसी भी जगह का चित्र। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका विजयनगर के अध्ययन के स्रोत। विजयनगर के अध्ययन के स्रोत। एक बार आप लोग इसके संबंध में जान लीजिए। विजयनगर को जान ही गए हैं। अध्ययन मतलब वही जानकारी और स्रोत मतलब होता है माध्यम, कि कौन ऐसे माध्यम है
जिससे हमें विजयनगर के विषय में कुछ जानकारी मिलेगी, उसी को विजयनगर के अध्ययन के स्रोत कहा जाता है। मैं बता दूं आप लोग को, विजयनगर के अध्ययन के जो स्रोत है, विजयनगर को जानने का जो स्रोत है, माध्यम है, वो मुख्य दो है। एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं दो स्रोतों के माध्यम से हम विजयनगर के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इन दोनों को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे भी और लिखाएंगे भी। तो पहले दो लाइन ऊपर में लिखिए। तो देखिए, विजयनगर के अध्ययन के प्रमुख दो स्रोत हैं। एक में लिखिए साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक इसमें हो जाएगा, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन्हीं दोनों को आज डिटेल से हमें पढ़ना है। एक नंबर के लिख के डैश दीजिए आप लोग। साहित्यिक स्रोत, डैश दे दिए। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत उसको रखा गया है जो ग्रंथ है और जिस ग्रंथ के अध्ययन से विजयनगर के संबंध में जानकारी मिलती है, उस ग्रंथ को साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। ग्रंथ समझते ही है, जो पुरानी मोटी बुक है, जो किसी धर्म से संबंधित है या यात्रा से संबंधित है या अन्य चीज से संबंधित जो बुक है, किताबें हैं, दस्तावेज हैं, उसी को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। और कई बुक, कई साहित्य, कई ग्रंथ हैं जिसके अध्ययन से विजयनगर के संबंध में जानकारी मिलती है, क्योंकि उसमें विजयनगर के संबंध में लिखा हुआ है। मैं उसमें से एक प्रमुख का नाम लेता हूं। वैसे वो तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है, उसका नाम है अमुक्त माल्यात। ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें विजयनगर के जो शासक कृष्णदेव राय थे, उसके संबंध में विस्तार पूर्वक वर्णन है। इस बुक के अध्ययन से, इस ग्रंथ के अध्ययन से कृष्णदेव राय के संबंध में जानकारी के साथ साथ विजयनगर क्या था उसके भी संबंध में जानकारी मिलती है। इस तरह से कई ग्रंथ हैं जो विजयनगर के संबंध में हमें जानकारी दे रहे हैं। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विजयनगर को जानने के लिए कई ग्रंथ उपलब्ध हैं, जैसे अमुक्त माल्यात, यह तेलुगु भाषा में लिखी हुई है। इससे कृष्णदेव राय के संबंध में जानकारी मिलती है। इतना ही नहीं, कई विदेशी यात्री भारत आकर आंखों देखा विवरण जो प्रस्तुत किए थे, वह दस्तावेज भी उपलब्ध है। इससे विजयनगर के संबंध में जानकारी मिलती है। तो अब है दूसरा पुरातात्विक स्रोत। अच्छे, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख आता है। इसके साथ साथ और भी जो पुराने खंडहर हैं और भी
पुराने जो स्मारक है, भवन है, वो सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इसको भी आप लोग नोट कीजिए। पुरातात्विक साक्ष्य भी बड़ी संख्या में उपलब्ध है। इससे महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचनाएं मिलती है। ऐसे साक्ष्यों में अभिलेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्यों में स्मारकों और अवशेषों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आपने विजयनगर के अध्ययन के जो स्रोत हैं उसको आपने समझ भी गए और लिख भी लिए। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है। सर साक्ष्य का मतलब क्या होता है? साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण, या हम प्रमाण ही कहिए, बेटर रहेगा, प्रमाण। सर साहित्य और शास्त्र में क्या अंतर है? साहित्य और साक्ष्य में क्या अंतर है बोल रहे? ये कोनो क्वेश्चन हुआ? सा- साहित्य मतलब एक ग्रंथ हो गया और साक्ष्य का भाग हो गया साहित्य। साक्ष्य तो बहुत हो सकता है ना, जैसे कि गवाह, गवाह होता है ना एक तरह से, कहिए कि आप कुछ करते हैं तो एक रमेश सुना, एक उमेश सुना। आप जो कुछ किए तो रमेश उमेश सुना, तो दोनों क्या हो गया? आपका साक्ष्य हो गया, साक्षी है। नहीं सर, बोले साहित्य और शास्त्र में क्या अंतर है? साहित्य और शास्त्र। आपका वीडियो भाग गया। हाँ, साहित्य और शास्त्र दोनों एक ही चीज है। और इसका भी अभिलेख मिला था जी, अभिलेख मिला है वहां पर खोदने के बाद। लड़की उससे पता चला है कि यहाँ पर विजयनगर था। बिल्कुल। जी जी, चलिए, तो बहुत ही कम दिक्कत आप लोग को था शायद, और अब समय भी इशारा कर रहा है हमको, हम अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।